So let us move ahead with next topic. So last session में we have seen up to potential energy of 2 point charges and potential energy of n point charges. हमने अभी तक ये देखा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल पॉइंट चार्ज इज 0. वो ट्रू है क्योंकि जब आप पहले चार्ज को लाते हो नो वर्क इज डन, क्योंकि कोई फील्ड नहीं था अपोज करने के लिए. बट लेट अस से हमारे पास एक रीजन है जिसमें ऑलरेडी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो वी हैव एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन. और अगर हम अब इन दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और पॉइंट चार्ज को लाएंगे फ्रॉम इंफिनिटी, तो वर्क विल बी डन and that work done will be stored in the form of potential energy. तो जो अगला टॉपिक है that is potential energy due to single charge या फिर of a single charge of a single point charge in an external field, in an external field. So potential energy of a single point charge in an external field. तो आइडिया बहुत ही सिंपल है यहाँ पे. So we have some coordinate system, some XYZ system. यहाँ पे एक एक्सटर्नल फील्ड है. इस फील्ड का सोर्स वी डोंट नो, देयर इज सम फील्ड. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट ने जनरेट किया या कोई और तरीके से जनरेट किया है, वी डोंट केयर. हम पहले चार्ज को लाएंगे और ए पॉइंट पे रख देंगे. Let us say we are bringing some charge q, क्योंकि एक ही चार्ज है तो I will just call it as q. इस q चार्ज का पोजीशन वेक्टर है r. पोजीशन वेक्टर आपको पता ही है, it is a vector drawn from origin. तो हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है r. तो अब तक हमने देखा था there is no work done in moving first charge, but now you should know work done in moving a charge is charge that you are moving into potential. ये पोटेंशियल किसी चार्ज का नहीं है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का है. तो इसका नोटेशन ऐसा होता है V ऑफ R बार, वेयर R बार इज द लोकेशन एट विच यू आर कीपिंग द चार्ज Q. क्लियर? तो अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगा तो वो वर्क डन इज 0. वर्क डन इज 0 मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज 0. लेकिन अगर हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड है और तुम एक्सटर्नल फील्ड में चार्ज को ला रहे हो तो वर्क इज डन एंड वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो Q इंटू V ऑफ R बार. अब इसी कॉन्सेप्ट को हम एक्सटेंड करेंगे फॉर टू चार्जेस. सो एक्सटेंड द कॉन्सेप्ट टू टू चार्जेस नाउ. तो पहले हम फर्स्ट चार्ज को लाए Q1 को, वर्क डन हुआ, कितना हुआ यहाँ लिखा है. फिर हम दूसरे चार्ज को ला रहे हैं Q2 को. तो 1 by 1 Q2 को हम रखेंगे B पॉइंट पे और इसका होगा पोजीशन वेक्टर R2 बार. तो आइडिया इज दिस कि जब आप पहले चार्ज को लाते हो तो वर्क डन टू ब्रिंग फर्स्ट चार्ज इज Q1 V ऑफ R1 बार. क्योंकि जब पहले चार्ज को लाए तो हमारे पास सिर्फ एक्सटर्नल फील्ड था, मतलब पोटेंशियल क्या था, सिर्फ एक्सटर्नल पोटेंशियल था. और एक्सटर्नल पोटेंशियल को डिनोट करते हो V से. और ऑफ R बार क्यों लिखते हैं? क्योंकि कौन से लोकेशन पे पोटेंशियल की बात हो रही, दो लोकेशन हो गए ना, एक A और एक B. तो पहले चार्ज को कहाँ रखा आपने? A पे. तो उसका लोकेशन क्या था? R1. इसलिए क्या लिखते हैं? V ऑफ R1. जब आप सेकेंड चार्ज लाओगे तो सेकेंड चार्ज को एक्सटर्नल फील्ड भी अपोज करेगा और पहला चार्ज भी अपोज करेगा. तो Q2 एंड Q2 बराबर दो टर्म्स आएंगे. तो दो टर्म्स क्यों आएंगे? क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड ने भी अपोज किया और पहले चार्ज के पोटेंशियल ने भी अपोज किया. क्योंकि ये जो B पॉइंट है ये दो फील्ड में है, एक है एक्सटर्नल फील्ड में, एक है फील्ड ऑफ चार्ज Q1. तो यहाँ पे आप लिखोगे V इज फॉर एक्सटर्नल, कहाँ पे? R2 लोकेशन पे. और यहाँ पे लिखोगे V1 इज द पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट चार्ज एट द लोकेशन ऑफ सेकेंड, तो R2 पे. क्लियर? तो what will be total work done? W1 plus W2. So W1 is Q1 V of R1 plus W2 is Q2 V of R2 bar plus Q2 V1. लेकिन what is V1? 1 upon 4 pi epsilon 0. What is V1? अरे सिंगल पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है? 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 R12, where R12
is this distance between these two charges r1 2। तो ये आ जाएगा q2 और 1/4 एप्सिलॉन 0 q1/r12। क्लियर यहाँ तक? गुड। तो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से दो टर्म एक्स्ट्रा आ गई। अगर आपको याद होगा, हमने जब 2 पॉइंट चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी निकाला था इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, तो क्या आया था याद है? 1/4 q1 q2 बाय r12। तो ये दो एक्स्ट्रा क्यू आ रहे हैं बिकॉज यू हैव एक्सटर्नल फील्ड हियर। क्लियर? पक्का पक्का। चलो नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक होगा मेरे ख्याल से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। Potential energy of an electric dipole in an external electric field। of course इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारे पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास एक डाइपोल है, और अभी आपको डाइपोल बहुत अच्छे से पता है। डाइपोल टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। वेरी गुड। देन वी हैव डाइपोल का एक चार्ज ओवर हियर, अदर चार्ज ओवर हियर। तो हमारे पास डाइपोल के दो चार्जेस है, और आपको पता है ये सेंटर आ गया, तो डिस्टेंस इज एल एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो एल, तो टोटल डिस्टेंस इज 2l। यहाँ पे मैं लेता हूँ पॉजिटिव क्यू चार्ज, यहाँ पे मैं लेता हूँ नेगेटिव क्यू चार्ज। तो जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है इट इज अट्रैक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो नेगेटिव चार्ज है इट इज अट्रैक्टेड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पे एक फोर्स लगेगा F इक्वल टू माइनस QE, और इस पे एक फोर्स लगेगा F इक्वल टू प्लस QE। These two forces are equal in magnitude, opposite in direction, but they are acting at two different points, so cancel नहीं होंगे। They will constitute a torque, और torque क्या करता है? रोटेट करता है। तो पहले एंगल था थीटा, रोटेशन के वजह से नया एंगल बन गया थीटा नॉट। तो यहाँ पे आ गया आपका चार्ज प्लस क्यू, और यहाँ पे आ गया आपका चार्ज माइनस क्यू, और जो न्यू एंगल है वो बन गया थीटा नॉट। ये नेचुरल टॉर्क है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्ट हो रहा है, और हमको ये जो न्यू पोजीशन है वहां से वापस लेके जाना है ओरिजिनल पोजीशन पे। तो एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा, और वो एक्सटर्नल टॉर्क शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू दैट ऑफ नेचुरल टॉर्क। क्योंकि तुम कम लगाओगे तो ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आएगा नहीं, तुम ज्यादा लगाओगे तो क्या होगा? ओवरशूट हो जाएगा वो, राइट। तो हमको जितना नेचुरल टॉर्क है उतना का उतना एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा, और एक्सटर्नल टॉर्क क्या करेगा? वर्क करेगा इन रोटेटिंग। क्यों ऐसा? वर्क डन कब होता है? वर्क डन तब होता है जब भी ओरिजिनल फोर्स को, मतलब ओरिजिनल टॉर्क को अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया जाए। याद है क्या वर्क डन? वर्क डन मैंने कल भी बताया था ना। अगर फोर्स टू द राइट है और आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो टू द लेफ्ट, तो वर्क इज डन। यहाँ पे ओरिजिनल टॉर्क है क्लॉकवाइज, और तुमको क्या करना है? इसको लेके जाना है एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको थीटा नॉट से वापस कहाँ लेके जाना है? थीटा पे। तो वर्क डन एग्जैक्टली सेम आइडिया है। पहले तुम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड करोगे। याद रखो, रोटेशन में और लीनियर मोशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हमने कल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया था, सेम मेथड। तुम स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर रहे थे, हर बार स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन होता है dw माइनस एफ डी आर या माइनस एफ डी एक्स, जो भी तुम लिखोगे वहां पे वो। फिर हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट। तो सिर्फ इतना ही है कि तुम फोर्स के यहाँ पे क्या लिखोगे? टॉर्क लिखोगे। क्या लिखोगे? टॉर्क। क्योंकि फोर्स का एंगुलर मोशन में इक्विवेलेंट कौन होता है? टॉर्क। और डी एक्स वो स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे आ जाएगा डी थीटा। फिर टोटल वर्क डन तुमको फाइंड करना है, तो क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे, सिंपल। और ये कौन सा टॉर्क है? एक्सटर्नल टॉर्क है। कौन से एंगल से? थीटा 0 से कहां तक? थीटा तक। और ये वर्क डन स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू द नेचुरल टॉर्क, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है। नेचुरल वाज क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क? P sin थीटा। वेरी गुड। और यही मैग्नेटिक फील्ड के केस में, मैग्नेटिज्म के केस में म्यू बी साइन थीटा। वेरी गुड, वेरी गुड। P और E क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आ जाएंगे आउटसाइड। अंदर बचेगा इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा 0 टू
थीटा। ओके, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, पक्का। तो देयरफॉर यू हैव u इक्वल टू पी माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 0 टू थीटा। फिर माइनस साइन एब्जॉर्ब कर लो तो लिमिट्स को इंटरचेंज कर लो, तो पीई कॉस थीटा फ्रॉम थीटा टू थीटा 0, फ्रॉम थीटा टू थीटा 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा 0 माइनस कॉस ऑफ थीटा। सिर्फ आपके बुक में लिखने का तरीका है माइनस पी कॉस थीटा, क्योंकि वो इनिशियल एंगल को मान लेते हैं 90, मतलब वो ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि इनिशियली डाइपोल कैसा रहा होगा एट 90 डिग्री। गुड, so that is the formula that you will need. This is potential energy stored in an electric dipole in an external electric field. इसके बाद आएगा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स पहले है। अभी कंडक्टर्स के बारे में तो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कंडक्टर्स आर metals which have valency of 1, 2 and 3. So this valency, this 1 or 2 or 3 electrons in the last shell, they are loosely bound to the nucleus and they can become free very easily. At room temperature you have large number of free electrons in an conductor, क्योंकि free electrons they are free to move anywhere, जिसको बोलते हैं free charges। और जो फ्री नहीं हो सकता, कौन नहीं हो सकता? आयॉन्स। मेटल के अंदर पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है एटम्स का। हर एक एटम में वैलेंसी होती है 1 या 2 या 3, और 1, 2 या 3 ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड हेंस दे आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस। थोड़ा भी एनर्जी मिला जो रूम टेम्परेचर पे होता ही है, दे बिकम फ्री एंड दे कैन गो एनीवेयर थ्रू आउट द मटेरियल। हेंस दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स which constitute current, they are known as free charges or conducting charges also, conducting electrons also. बच कौन गया? आयॉन्स। ये जो आयॉन्स है दे कैन नॉट मूव एनीवेयर बिकॉज दे आर बल्कि हेवी है ना, न्यूक्लियस जिसके पास है वो क्या है? हेवी है। अब ये जो बाउंड, इसको बाउंड क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे कैन नॉट गो एनीवेयर, दे कैन जस्ट वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजीशन। दिस आयॉन्स दे आर नोन एज बाउंड चार्जेस। तो ये याद रखना, कंडक्टर में इतना ही पता होना चाहिए आपको कि कंडक्टर के केस में यू हैव बाउंड चार्जेस एंड यू हैव फ्री चार्जेस। फ्री चार्जेस आर इलेक्ट्रॉन एंड बाउंड चार्जेस आर आयॉन्स। बाकी प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स तो आपको पता ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ कंडक्टर इनसाइड द कंडक्टर इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। ऑल द चार्ज लाई ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये सब प्रॉपर्टी में हम जाएंगे नहीं, वी विल स्टार्ट विद डाइलेक्ट्रिक्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है वो। तो वी विल स्टार्ट विद डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। द आइडिया हियर इज कि डाइलेक्ट्रिक्स मतलब होता है इंसुलेटर। तो डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब होता है बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर का मतलब होता है कि दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव, बट व्हाट दे हैव इज दे हैव अ न्यूक्लियस बिकॉज दे आर बेसिकली एटम्स, and then they have electrons which are circulating in orbit around nucleus। बराबर। अब मैं सारे इलेक्ट्रॉन्स तो दिखाने वाला हूं नहीं, आई जस्ट शो 1 or 2 ऑर्बिट्स हियर, डन। तो लेट अस से हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, पहले ऑर्बिट में 2 है। अभी डाइलेक्ट्रिक है, मतलब बैड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर में कम से कम 5 इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि 5, 6 and 7 दिस इज द वैलेंसी ऑफ इंसुलेटर। 4 हुआ तो सेमीकंडक्टर, 8 हुआ तो इनर्ट। इनर्ट नॉर्मली गैस होता है वो। तो इसको हम बोलते हैं इंसुलेटर, इसी को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। लेकिन सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स व्हिच आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इंसुलेटर्स कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन कब? व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एज यू कैन सी कि यहाँ पे फ्री चार्जेस नहीं है। और एक चीज याद रखना, जिसके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं हो वो नॉन कंडक्टिंग होता है, और जो नॉन कंडक्टिंग होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर नहीं करता। तो इसके पास डाइपोल मोमेंट कितना है? 0। क्योंकि डाइपोल मोमेंट का कंडीशन क्या है? डाइपोल होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइपोल? सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, आई विल मेक इट वेरी लिटिल स्लो फॉर दिस टॉपिक। द आइडिया हियर इज डाइपोल मतलब सेपरेशन ऑफ इक्वल चार्जेस, इक्वल बट अपोजिट। जहां पे डाइपोल हो वहां पे डाइपोल मोमेंट होता है,
और जहां पे डायपोल मोमेंट हो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। अभी तो देखा पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, डायपोल मोमेंट पे। मतलब जिसका डायपोल मोमेंट जीरो है वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा क्या, नहीं। डायपोल मोमेंट किसका जीरो होगा, जिसमें सेपरेशन ऑफ चार्जेस नहीं होगा। तो इंसुलेटर्स में कहाँ सेपरेशन ऑफ चार्जेस नहीं है। पॉजिटिव चार्जेस कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर। और इन पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर कहाँ पे है, सेंटर ऑफ एटम पे। और जो सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स है इन सबका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, सेंटर पे। तो एज यू कैन सी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर सेम पॉइंट पे है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर सेम पॉइंट पे है तो चार्जेस का सेपरेशन है क्या, नहीं। सेपरेशन नहीं तो डायपोल मोमेंट है क्या, नहीं। डायपोल मोमेंट नहीं है तो एनर्जी स्टोर होगा क्या, नहीं। तो इंसुलेटर नॉर्मली एनर्जी स्टोर करते नहीं है। बट इमेजिन इफ आई कीप सच सब्सटेंस, और अभी फिलहाल मैं ये सारे ऑर्बिट यहाँ से उड़ाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सराउंडिंग के इलेक्ट्रॉन्स है जिसको आप बोलते हो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उन सबका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, सेंटर पे। राइट। तो मतलब हमने सारे इलेक्ट्रॉन्स का सम अप करके उसका एक सेंटर ऑफ मास निकाल लिया एट द सेंटर। अगर मैं इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ, ऑफ कोर्स व्हिच इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, होता ऐसा है, ये जो सेंटर ऑफ मास पहले कोइंसाइड कर रहा था, पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का सेंटर क्या कर रहा था, कोइंसाइड। नाउ बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फील्ड नेगेटिव चार्ज का सेंटर थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव का थोड़ा वहां शिफ्ट हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज जितना था उतना ही नेगेटिव चार्ज था, क्योंकि एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो अभी क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज का सेंटर स्लाइटली शिफ्टेड है, पॉजिटिव का भी स्लाइटली शिफ्टेड है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर नॉट एट द सेम पोजीशन, नाउ दे आर स्लाइटली शिफ्टेड। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। द सेपरेशन ऑफ center of masses of positive and negative charges of an atom in presence of external electric field is known as polarization। तो हुआ क्या, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से पोलराइजेशन हुआ, और पोलराइजेशन होने की वजह से चार्जेस सेपरेट हुए, चार्जेस सेपरेट हुए तो डायपोल मोमेंट आ गया, डायपोल मोमेंट आ गया तो दे कैन नाउ स्टोर पोटेंशियल एनर्जी। So that is the idea behind dielectrics. So dielectrics are insulators, but they are capable of storing पोटेंशियल एनर्जी। अब डाइलेक्ट्रिक में दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक होते हैं, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो फर्स्ट टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज पोलर। नाम में ही है पोलर। पोलर का मतलब कि सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज ऑलरेडी सेपरेटेड। जैसे मैंने यहाँ बताया ऑलरेडी सेपरेट था क्या, नहीं, क्योंकि एक सिंगल एटम की तुमने बात की, तो सिंगल एटम में कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड ही करता है, नेचुरली वो सेपरेट होता नहीं है। लेकिन अगर मैं मॉलिक्यूल लूं, फॉर एग्जांपल HCl, H 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, Cl क्लोरीन, हाउ मेनी, वाह 17। तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है फिर, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू, आई एम आस्किंग यू एटॉमिक नंबर ओनली। तो एनीवेज थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ लो तो ठीक है, ऑन लाइटर नोट। थोड़ा सीरियस सीरियस मोड चलता है ना, टाइम कम होता है, तो इट्स नॉट दैट आई एम टॉन्टिंग यू, आई डोंट हैव दैट हैबिट, वो लगता है ऐसा। तो एनीवेज द आइडिया हियर इज H में कम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, कम इलेक्ट्रॉन्स है, Cl में ज्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव यहाँ पे ओवरलैप करता ही नहीं है, तो ये नेचुरली पोलराइज्ड है, क्योंकि नेचुरली चार्जेस सेपरेटेड है, उसको बोलते हो पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक में होता क्या है, इन केस ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलरेडी सेपरेटेड बट इट इज अ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, राइट। तो इसको बोलोगे पोलर डाइलेक्ट्रिक। अ मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज सेपरेटेड, दे डू नॉट कोइंसाइड, such molecule is known as polar molecule, and a substance made up of polar molecules is known as polar dielectric। एग्जाम्पल HCl, लीनियर मॉलिक्यूल्स नॉर्मली ऐसे होते हैं, राइट। उसके बाद होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में ऐसा होता है, क्या होता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दे कोइंसाइड, उसको क्या बोलते हो, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। सो मॉलिक्यूल्स
in which center of mass of positive and negative charge overlap, they coincide, they are at the same point, such molecule is known as non-polar molecule, and a substance made from non-polar molecule is known as non-polar dielectric. तो हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि जो पोलार सब्सटेंस है, पोलार डाइलेक्ट्रिक है, उसमें नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट कहां से आता है ये दिमाग में फिट कर लो, कहां से आता है? सेपरेशन ऑफ चार्जेस। और तो पोलर डाइलेक्ट्रिक में तो ऑलरेडी चार्जेस क्या है? सेपरेटेड है। और उसको डिनोट कैसे करते हैं? एक इलिप्स ड्रॉ करते हैं और एक साइड पे लिखते हैं पॉजिटिव, एक पे लिखते हैं नेगेटिव। मतलब तुम बता रहे हो कि चार्जेस का सेंटर सेम पॉइंट पे नहीं है। तो जहां पे मॉलिक्यूल में ही डाइपोल मोमेंट है तो सब्सटेंस में भी डाइपोल मोमेंट होगा, और जब सब्सटेंस में डाइपोल मोमेंट होगा, सब्सटेंस में नेचुरल डाइपोल मोमेंट है, तो पूरे मटेरियल का डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। यस, होता नहीं है वैसा। क्यों नहीं होता बाद में देखेंगे। नॉन पोलर में क्या होता है? इन केस ऑफ नॉन पोलर, इन केस ऑफ नॉन पोलर व्हाट यू हैव इज दिस। नॉन पोलर में बात ऐसी है कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह पे है। तो आप क्या करते हो? स्फीयर लेते हो, स्फीयर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही जगह पे दिखा देते हो, एंड दिस बिकम्स द नोटेशन ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। यहां तक क्लियर? तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था? हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि जब हम पोलर डाइलेक्ट्रिक बनाएंगे, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट है, तो मटेरियल का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। ये एक्सपेक्टेशन है। और जब हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बनाएंगे तो सब्सटेंस का डाइपोल मोमेंट कितना है? जीरो है। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि पोलर डाइलेक्ट्रिक का या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का दोनों का ही डाइपोल मोमेंट जीरो होता है सब्सटेंस का। ऐसा क्यों हुआ? यू नो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट? नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जब आपने एक सब्सटेंस बना लिया, यू हैव मेड सम मटेरियल आउट ऑफ मतलब फ्रॉम पोलर मॉलिक्यूल्स। तो तुमने क्या किया? तुमने पोलर मॉलिक्यूल्स लिए। तो व्हाट यू हैव डन इज यू हैव टेकन दिस पोलर मॉलिक्यूल्स एंड यू मेड अ सब्सटेंस आउट ऑफ इट। एक सब्सटेंस बना लिया इसमें से। अब नेचुरली होता क्या है? होता यह है कि जब सब्सटेंस बनता है तो दीज पोलर मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड। तो उनका ओरिएंटेशन कैसा है? रैंडम है। कैसा है उनका ओरिएंटेशन? रैंडम है। तो ओरिएंटेशन इज रैंडम। और आपको पता होना चाहिए, आइडियली यू शुड नो, यू मस्ट नो what is the resultant of n vectors which are oriented randomly? Zero. तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ रैंडम ओरिएंटेशन जब सब्सटेंस बना तो हमारा एक्सपेक्टेशन तो था, क्या एक्सपेक्टेशन था? कि इट शुड हैव नॉन जीरो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। तो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि द मटेरियल विल पोजेस नॉन जीरो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। लेकिन हुआ नहीं ऐसा। ऐसा नहीं होने के पीछे रीजन क्या बताया मैंने आपको? रैंडम ओरिएंटेशन। और नॉन पोलर के केस का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि नॉन पोलर के केस में चार्जेस तो वैसे भी सेपरेटेड नहीं थे, वो वैसे नेचुरली ही सेपरेटेड नहीं थे। तो व्हाट डू यू नोटिस? यू नोटिस दैट कि इन केस ऑफ पोलर एज वेल एज नॉन पोलर, व्हेन अ मटेरियल इज फॉर्म्ड, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक हो या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो। बराबर। अब अगर मैं इनको रख दूं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेट अस कीप दिस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हो जाएगा इनका पोलराइजेशन। तो क्या होगा एग्जैक्टली देख लेते हैं। व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन इज दिस। तुमने जैसे ही इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता ही होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो होगा ये कि जितने भी नेगेटिव चार्जेस है दे विल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज विल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव। तो ऐसा अलाइनमेंट हो गया। देखो, पॉजिटिव के पास नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव के पास पॉजिटिव, और हर एक का ऐसा होगा। तो ईच पोलर मॉलिक्यूल विल अलाइन इटसेल्फ लाइक दिस। तो व्हाट हैज हैपेंड इन दिस केस इज
सारा का सारा नेगेटिव चार्ज जो है वो एक तरफ के सरफेस पे एक्यूमुलेट हो गया और सारा पॉजिटिव चार्ज दूसरे तरफ, तो क्या हो गया, पोलराइजेशन। तो अभी नेट डायपोल मोमेंट है क्या, यस। तो नेट डायपोल मोमेंट है तो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट, अंदर का है राइट टू लेफ्ट। इसको मैं बोलूंगा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। गुड, क्लियर। सो देयर इज रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। क्यों रिडक्शन, क्योंकि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या हो गए, माइनस, तो रिडक्शन हो गया ना। सेम डायरेक्शन होता तो क्या होता, एडिशन, तो यहाँ हो गया रिडक्शन। लेकिन एक चीज हुई कि इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो मटेरियल है ये हो गया पोलराइज, और पोलराइज होने की वजह से इसके पास नेट डायपोल मोमेंट अभी है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होता है, सिर्फ हमको यहाँ पे नोटेशन चेंज करना पड़ेगा। इन दिस केस अगर हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इफ आई हैव एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अस से अगर हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे चार्जेस का हो जाता है सेपरेशन। नेगेटिव चार्जेस दे अट्रैक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव। तो यहाँ पे एक डंबल शेप जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है क्योंकि चार्जेस हो गए सेपरेट, तो यहाँ पे एक डंबल शेप जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, राइट। तो यहाँ पे भी वही हुआ जो इनके साथ हुआ, सिर्फ इसका ओरिएंटेशन चेंज हुआ और यहाँ पे चार्जेस हो गए सेपरेट। पहले चार्जेस एक ही जगह पे थे, चार्जेस हो गए डिस्प्लेस, यहाँ पे ओरिएंटेशन चेंज हुआ, यहाँ पे चार्जेस हो गए डिस्प्लेस। इस पे से आप एक टॉपिक सीखते हो जिसको बोलते हो डिस्प्लेसमेंट करंट, वो मैं डिवीजन में कवर नहीं करता हूँ क्योंकि बेसिक चीज है। एक्सटर्नल फील्ड में charges are getting displaced, negative charges are moving towards positive end of the field and positive are moving towards the negative end of the field, hence there is displacement of the charges and these charges which are getting displaced constitutes a current which is called as displacement current। तो बता दिया मैंने, वैसे normally I do not cover this। तो in any case in both the cases हो तो सेम ही रहा है, पोलर या नॉन पोलर दोनों, in absence of external electric field they have no net dipole moment, but in presence of external electric field both of them have net dipole moment। इसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर, है क्या। तो कैपेसिटर होता है टू कंडक्टिंग प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स, टू कंडक्टिंग प्लेट्स, मैं बोलूंगा टू कंडक्टर्स separated by a small distance as known as capacitor। तो कैपेसिटर होता है टू कंडक्टर which are separated by finite distance, finite मतलब small distance, तो you have capacitors। और कैपेसिटर का कैपेसिटी is measured in terms of something called as capacitance, and that capacitance is defined as charge per unit potential। It is a ratio of charge, magnitude of charge on one of the plates of the capacitor to that of potential difference between the two plates। मैंने ऐसा क्यों बोला मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन ऑफ द प्लेट्स, क्योंकि तुम अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लाते हो तो ऑटोमेटिकली उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन ऑफ द प्लेट्स डिवाइडेड बाय पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, तो यहाँ पे जहां जहां चार्जेस का सेपरेशन हो वहां वहां क्या आता है, पोटेंशियल आता है। तो Q बाय V, दिस इज डेफिनेशन। 1 कूलम, अगर चार्ज 1 कूलम है और वोल्टेज 1 वोल्ट है तो कैपेसिटेंस को बोलते हो 1 फैराड। क्या बोलते हो, 1 फैराड। इफ द चार्ज ऑन वन ऑफ द प्लेट्स इज 1 कूलम एंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज देयर। अभी देखो डेफिनेशन लिखने का तरीका अलग अलग होता है, तो मैंने भी अलग लिख के दिया है। मैंने ऐसा बोला होगा, if 1 coulomb of charge is added to one of the plates and if the potential difference between the two plates increases by 1 volt, then the capacity is said to be 1 farad। ऐसा लिखा है 100%। तो आप दोनों में से किसी भी एक प्लेट पे अगर 1 कूलम का चार्ज ऐड करते हो और अगर दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट से चेंज हो जाता है तो कैपेसिटी को बोलते हो 1 फैराड। और 1 फैराड बहुत बड़ा यूनिट है, तो आप माइक्रो फैराड, मिली फैराड, माइक्रो फैराड, पिको फैराड, नैनो फैराड में बात करते हो। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद था प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर।
मतलब कैपेसिटर काम क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। और दूसरी चीज ये है कि जितना पोटेंशियल कम होगा उतना ही कैपेसिटी ज्यादा होगा। यहाँ पे कैपेसिटी का मतलब द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अगेन इट्स वेरी सिंपल आइडिया, कैपेसिटर करता क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। तो एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज कैपेसिटेंस। अब बात यह है कि ज्यादा कैपेसिटेंस होना मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होना। तो हमारा तो टास्क ही वो है ना कि कम से कम प्लेट एरिया में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर किया जाए। पहले जो पुराने मोबाइल फोन होते थे, इफ यू हैव सीन, उसमें बैटरी बड़ी बड़ी होती थी और उसका एम्पियर आर कम होता था, एमएएच उसका कम होता था, लेकिन साइज बड़ा था, राइट। तो वो कैसे चेंज करते हैं वो भी देखेंगे। एक क्वेश्चन ये भी है, अगर मैं सिंगल प्लेट लूं, सिंगल प्लेट पे चार्ज डाल दूं, तो हमको तो पता ही है सिंगल चार्ज का भी पोटेंशियल होता है 1/4π∗q/r। तो सिंगल प्लेट का भी तो पोटेंशियल होगा ही, फिर दो प्लेट क्यों लगाए? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आई एम सेइंग मेरे पास जब सिंगल पॉइंट चार्ज था तो भी पोटेंशियल था 1/4π∗q/r। तो सिंगल प्लेट लूंगा तो सिंगल प्लेट का भी क्या होगा, पोटेंशियल होगा। तो दो प्लेट क्यों लगाए फिर? मोर इफेक्टिव क्यों? देखो अब ऐसा है, इमेजिन मेरे पास पहले था सिंगल प्लेट, so let's say, so we are talking about working of capacitor here, we are talking about working of capacitor। तो इमेजिन हमारे पास पहले था सिंगल प्लेट, सिंगल प्लेट पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू, तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो गया, q/b, बराबर। एंड आई जस्ट टोल्ड यू कि कैपेसिटेंस मतलब क्या, एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो डेफिनेटली what you will want is to store more and more electrical energy। मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू हमको बढ़ानी है। कैपेसिटेंस की वैल्यू डिपेंड किस पे करती है, पोटेंशियल पे। कैसे? इनवर्सली। अगर मैं पोटेंशियल को कम कर दूं, कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो फिर हम लोग करते क्या है, हम लोग यहाँ पे एक प्लेट लगा लेते हैं। ये प्लेट नेचुरली अनचार्ज्ड है, नो चार्ज इज ओवर हिम, लेकिन क्योंकि ये कंडक्टर था, कंडक्टर में मूविंग चार्जेस होते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज ने इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज को कर लिया अट्रैक्ट। सही है, बराबर। और इसी नेगेटिव चार्ज ने बाहर कर लिया पॉजिटिव को सेपरेट। सेपरेशन होगा ना, वही तो हो रहा है यहाँ पे, देखो देखो वही हो रहा है, हो रहा है वैसा। इस पॉजिटिव ने किसको अट्रैक्ट किया, तो नेगेटिव प्लेट के एक तरफ पे आ गया, तो पॉजिटिव कहाँ गया, दूसरी तरफ गया। और ये पॉजिटिव चार्ज को आपने ग्राउंडिंग करके, अर्थिंग करके कर लिया ड्रेन, ड्रेन कर लिया, यस। जो सेकेंड प्लेट है, प्लेट नंबर 2 जो है, उसका पोटेंशियल मान लो V डैश है। क्या है, V डैश है। और सेकेंड प्लेट पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है। व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल ड्यू टू टू प्लेट्स, V1 प्लस V2? पहले प्लेट का कितना पोटेंशियल था, V, दूसरा कितना है, V डैश, लेकिन माइनस V डैश। क्यों माइनस V डैश? क्योंकि वहां पे चार्ज नेगेटिव है, बराबर। डिनोमिनेटर छोटा हो गया तो कैपेसिटी क्या होगा, दैट इज द आइडिया, सिंपल। तुमने सेकंड प्लेट क्यों लगा, इसका मतलब ये तो था ही नहीं कि पहला प्लेट कैपेसिटेंस, पहला प्लेट में एनर्जी स्टोर नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंगल प्लेट भी एनर्जी स्टोर करता है, बट क्योंकि मुझे सेम प्लेट एरिया यूज करके कैपेसिटी बढ़ाना था, ज्यादा एनर्जी स्टोर करना था, मैंने एक सेकंड प्लेट लगा दिया। पॉजिटिव ने नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया, नेगेटिव ने पॉजिटिव को सेपरेट कर दिया, उस पॉजिटिव को निकाल दिया। क्यों निकाला, न्यूट्रलाइज नहीं कर देगा। तुम सोचो अगर मैं नहीं निकालता तो ये नेगेटिव चार्ज ने पोटेंशियल कम कर दिया, मतलब कैपेसिटेंस बढ़ा दिया, और बाहर के पॉजिटिव ने पोटेंशियल को बढ़ा दिया, कैपेसिटेंस को वापस कम कर दिया। तो सेकंड प्लेट लगाने का कुछ फायदा ही नहीं हुआ फिर। इसलिए तुम सेकंड प्लेट का जो बाहर का चार्ज है वो क्या करते हो, ग्राउंडिंग कर देते हो, निकाल लेते हो बाहर। तो इफेक्टिव पोटेंशियल हो गया कम, तो इफेक्टिव कैपेसिटी बढ़ गया। दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। क्लियर? इसके बाद होगा कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो हमारे पास, बराबर ना,
सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्या पहले? हाँ चलो पहले वो कर लेते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम देख लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, फाइन, यहाँ तक क्लियर। अब ऐसा है, हमारे पास कुछ कैपेसिटर्स है विच वी आर प्लेसिंग इन सीरीज, so we are placing these capacitors in series। फिलहाल मैं 3 ही ले रहा हूं, for the timing I'm just taking 3 of them। Okay, you can take 2, you can take n, whatever you want number। और इसको तुमने कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी, a cell। you are connecting a cell here। फिर ऑफ कोर्स जब तुम डीसी सोर्स है, ये डीसी का एक प्लेट होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। इट्स अप टू यू, आपको जैसा भी लिखना हो, आपको उल्टा करना है तो तुम उल्टा भी कर सकते हो, डजंट मैटर। यू कैन मेक दिस पॉजिटिव एंड मेक दिस नेगेटिव, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज परफेक्टली फाइन। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कौन से चार्ज को इंड्यूस करेगा, और ये नेगेटिव अंदर किसको करेगा, पॉजिटिव को। और ये पॉजिटिव यहाँ क्या करेगा, नेगेटिव, ये क्या करेगा, पॉजिटिव, ये क्या करेगा, नेगेटिव, ये क्या करेगा, पॉजिटिव, ये क्या करेगा, नेगेटिव, तो चलता जाएगा। और जो बाहर के चार्जेस है, क्योंकि ये वायर्स है तो चार्जेस तो वहां रुकने नहीं वाले, दे विल स्टार्ट मूविंग, तो ये अपने आप ही मूव होना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसकी हम बात ही नहीं करते क्योंकि दे विल कॉन्स्टिट्यूट करंट, बराबर। देन एज यू कैन सी, जितना चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कैपेसिटर 1 के पहले प्लेट पे था, उतना ही नेगेटिव चार्ज, जितना अंदर की तरफ नेगेटिव है उतना बाहर की तरफ पॉजिटिव था, जितना पॉजिटिव था यहाँ पे नेगेटिव था, और उतना ही अंदर पॉजिटिव था। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे जितने भी कैपेसिटर तुमने लगा के रखे, हाँ, सबके सब कैपेसिटर का चार्ज क्या है, सेम। तो चार्जेस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज सेम। तुम 2 लगाओ, तुम 200 लगाओ, सारे कैपेसिटर में चार्ज होगा सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन में वैसे भी करंट या चार्ज होता है सेम। व्हाट इज नॉट सेम इज पोटेंशियल ड्रॉप। तो मैं अगर यहाँ पे V पोटेंशियल का बैटरी लगा रहा हूँ, तो ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल विल नॉट बी सेम। अगर ये टोटल पोटेंशियल V है तो उसमें से V1 ड्रॉप यहाँ होगा, V1 ड्रॉप यहाँ पे होगा, और V3 ड्रॉप यहाँ पे होगा। तो व्हाट यू विल राइट डाउन इज V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इक्वेशन नंबर 1। But as you already know, C equal to Q by V, V equal to Q by C। तो V1 equal to Q1 by C1, V2 equal to Q2 by C2 and V3 equal to Q3 by, लेकिन Q1, Q2 और Q3 है सेम, तो Q by C1, Q by C2 and Q by C3, ये आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे ऊपर। Therefore V equal to Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3। Q को निकाल लोगे कॉमन, तो V equal to Q कॉमन 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 बराबर। तो V by Q इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, बराबर, पक्का सही है। देखते हैं कितना सही आता है। व्हाट इज V बाय Q, C की 1 बाय C, 1 बाय, तो 1 बाय C इज 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। 1 बाय C इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। अगर n होंगे तो 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 अप टू 1 बाय Cn, और सबका कैपेसिटी अगर सेम रहा तो n बाय C, 1 बाय CS विल बी इक्वल टू, ये CS है क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, राइट। तो 1 बाय C प्लस 1 बाय C प्लस 1 बाय C कितने टाइम्स, n टाइम्स। वो कब,
अगर C1 C2 C3 ये सब क्या हो गए सेम, तो 1/CS इज N/C, तो CS इज C/N। ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल के लिए होता है और कैपेसिटर इन सीरीज के लिए होता है, करेक्ट। फिर अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करता हूं तो कैपेसिटेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस केस में हमारे पास वापस से 3 कैपेसिटर्स है, तो यू हैव 3 कैपेसिटर्स अगेन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में व्हाट इज सेम इज पोटेंशियल ड्रॉप, व्हाट इज नॉट सेम इज करंट। तो आपके पास ऐसा सिचुएशन है, फिर इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ दोनों साइड से, फाइन। देन और यहाँ कनेक्ट कर दिया हमने, क्योंकि पैरेलल में दोनों टर्मिनल्स दे आर कनेक्टेड बिटवीन 2 कॉमन इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स, और यहाँ से तुमने निकाल लिया बैटरी। यहाँ पे तुमने लगा दिया बैटरी। देयर इज सम पॉजिटिव टर्मिनल हियर, देयर इज सम नेगेटिव टर्मिनल ओवर हियर, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 है, कैपेसिटर C3 है, बराबर। पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे होगा V, यहाँ पे भी होगा V और नीचे भी होगा V। व्हाट इज नॉट सेम इज चार्जेस, क्योंकि करंट इज नॉट सेम, चार्जेस आर आल्सो नॉट सेम। इस पे चार्ज होगा Q1, यहाँ पे होगा Q2, यहाँ पे होगा Q3। व्हाट इज सेम इज, व्हाट इज नॉट सेम इज चार्ज। और तो करंट लिखो या चार्ज लिखो एक ही बात पड़ेगा वो। चलो चार्ज से स्टार्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल चार्ज विल बी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, बट एज यू नो C इक्वल टू Q/V, तो Q इक्वल टू CV, therefore Q इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3। लेकिन पोटेंशियल सबके थे सेम, तो यहाँ पे जो मैंने V1 लिखा है वो क्या लिखूंगा V, V2 लिखा है वो क्या लिखूंगा मैं V, और यहाँ पे लिखूंगा मैं V, बराबर। देन Q इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 और V आउटसाइड, तो Q/V इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। सी, ये C पैरेलल है तो C1 प्लस C2 प्लस C3, N होंगे तो आप तो CN, सबका कैपेसिटी सेम होगा तो NC। तो फॉर N कैपेसिटर्स, for N capacitors, you have Cp equal to C1 plus C2 up to Cn, right? Correct? Good. And if you have C1 equal to C2 equal to C3 equal to C, therefore Cp equal to C plus C n times. So you have Nc. So Cp equal to Nc. Clear? Done. This is the basic idea. Good. अब एनर्जी स्टोर नहीं, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, उसके बाद इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, फिर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, और आखिर में वेन डायग्राफ जनरेटर। वेन डायग्राफ जनरेटर आई विल नॉट टेक, थ्योरी क्लासेस में हमने लास्ट में अच्छे से लिया है, वो आपको खुद को कवर करना है। और इम्पोर्टेंट है, वेन डायग्राफ जनरेटर इम्पोर्टेंट है, वो आपको करना है, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। देन capacitance of a capacitor in absence of, नहीं इलेक्ट्रिक कहाँ, फिर इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तुमने दो प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं रखा, दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस। तो ऐसा है, तो यहाँ पे है
पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है E0। और एक चीज याद रखना, बाय डिफॉल्ट यू ऑलवेज डिनोट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन देयर इज ओनली एयर बाय E0। अब तुमको ये याद होना चाहिए, ये प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है, तो तुमको ये याद होना चाहिए कि व्हेन यू हैव single plate, large plate, what was electric field? Sigma upon 2 epsilon 0। तो प्लेट नंबर 1 पॉजिटिवली चार्ज है। What is the direction of electric field due to positive charge alone? अवे, ऑलवेज अवे। तो यहां पे भी अवे, यहां पे भी अवे। ओके, इधर भी अवे। ये हम सिर्फ पहले प्लेट की बात कर रहे हैं अब तक। तो मैंने एक्चुअली 3 रीजन में डिवाइड करके रखा है। ये रीजन नंबर 1 है, ये रीजन नंबर 2 है, और ये रीजन नंबर 3 है। तो ये हो गया पहले प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, बराबर। पहला प्लेट पे चार्ज था पॉजिटिव, सरफेस चार्ज डेंसिटी था सिग्मा। दूसरे प्लेट पे चार्ज है नेगेटिव, सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, माइनस सिग्मा मतलब, और उसका डायरेक्शन होगा टूवर्ड्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज टूवर्ड्स। तो यहाँ पे भी, तो ये किसका है, ये E2 है सेकेंड प्लेट का, यहाँ पे भी टूवर्ड्स। तो यहाँ पे भी आ जाएगा टूवर्ड्स, और यहाँ पे भी हो जाएगा टूवर्ड्स। तो याद रखना, तो व्हाट यू हैव इज, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड प्लेट। रीजन नंबर 1 और रीजन नंबर 3 में है कैंसलेशन, बिकॉज दे आर अपोजिटली डायरेक्टेड, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम था। मतलब एक का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, दूसरे का था माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, हो गया कैंसल। सिर्फ अंदर होगा एडिशन, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन है सेम। तो इन द रीजन बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। आउटसाइड रीजन में देयर इज कैंसलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड रीजन में देयर इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जेई नीट में क्वेश्चन आया है, एज इट इज आया है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। बट इफ यू रिमेंबर, दिस इज चार्ज पर यूनिट एरिया, याद है, सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया। फिर जहां जहां चार्जेस का सेपरेशन हो, वहां वहां पे होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और इन दोनों प्लेट्स में डिस्टेंस है T, बराबर। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट किससे किया है मैंने, E0 से। किससे किया है, E0 से। डू यू रिमेंबर इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, V, पर यूनिट लेंथ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, D। इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, ये पता होना चाहिए। यहां तक क्लियर, पक्का पक्का क्लियर। हमको क्या चाहिए, कैपेसिटेंस। क्या चाहिए हमको, कैपेसिटेंस। व्हाट इज कैपेसिटेंस, Q बाय V। तो V को यहाँ शिफ्ट करो, A एप्सिलॉन 0 को वहां शिफ्ट कर दो। A एप्सिलॉन 0 बाय D इक्वल टू Q बाय V। व्हाट इज Q बाय V, C। तो हो गया C इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 बाय D। क्योंकि यहाँ पे एयर था तो मैं लिख दूंगा C0 इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 बाय D। हो गया डिराइव। व्हाट इज सो डिफिकल्ट हियर, नथिंग। देन इसके बाद कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, अगला टॉपिक है। अब हम कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने वाले हैं, और वो क्यों करना है, फॉर द सेम रीजन, जिस रीजन की वजह से आपने कैपेसिटर में दो प्लेट्स लिए थे। क्यों लिए थे, टू इंक्रीज कैपेसिटेंस। यहाँ पे भी वही रीजन है, टू इंक्रीज कैपेसिटेंस। क्योंकि देखो, यू हैव टू लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरीथिंग यू डिराइव। अगर तुमको कैपेसिटी बढ़ानी है तो एरिया बढ़ाना पड़ेगा, वो तो लिमिटेशन है ना। मेरे मोबाइल फोन का बैटरी है, उसका मैं 10 मीटर स्क्वायर का बैटरी बना के नहीं जा सकता। 10 मीटर स्क्वायर समझ रहे हो, इस बिल्डिंग से बड़ा।
हाँ, और मैं डिस्टेंस भी कम 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 करते जाऊंगा तो दोनों प्लेट्स कांटेक्ट में आ जाएंगे, दो कंडक्टर बन जाएंगे सिंगल कंडक्टर। क्योंकि दो ही चीज है, या तो एरिया बढ़ा लो या डिस्टेंस को कम कर लो। तो डिस्टेंस को कम करने का भी लिमिटेशन है। यू कैन नॉट गो ऑन डिक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। आफ्टर सम एट सम स्टेज दीज टू विल कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। बात खत्म हो गई, दो कंडक्टर एक ही बन गया, क्योंकि टू कंडक्टर्स केप्ट इन कॉन्टैक्ट इज वन कंडक्टर। तो वो नहीं कर सकते, ए भी नहीं बढ़ा सकते, डी भी नहीं कम कर सकते ज्यादा। तो फिर उसका इलाज क्या है? उसका इलाज ये है कि आप दोनों प्लेट्स के बीच में क्या इंसर्ट कर दोगे? डाइलेक्ट्रिक। So what you will do is you will insert a dielectric slab between the two plates of the capacitor. उससे होगा क्या वो भी समझ लो। और सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक सब्स्टिट्यूट करने से पहले क्या था? एयर था। तो आपको एयर के केस के सारे इक्वेशंस पता होने चाहिए। यू मस्ट रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। यू मस्ट रिमेंबर व्हाट इज E0, इट इज V0 बाई डी। ये सब तुमको पहले ही पता होना चाहिए। तो व्हाट इज V0? E0 इंटू डी। क्लियर यहां तक? अब जैसे ही तुमने यहाँ पे ऑफ कोर्स डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया, तो ये जो रीजन है, जो रीजन डाइलेक्ट्रिक स्लैब ने ऑक्यूपाई नहीं किया, वहां पे कौन है? कौन है? एयर। डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स को क्या लेते हो तुम? डी। डी। अब एक काम कर लो, इसको तुम यहाँ रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको तुम वहां रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सेंटर में रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टोटल थिकनेस कितना है? टी। तो ऐसा कितना लेंथ रह गया जहां पे सिर्फ एयर है? डी माइनस टी। याद रखना, बराबर, डी माइनस टी। तो डी माइनस टी रीजन में सिर्फ एयर है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E0। पोटेंशियल क्या होगा? V0। देन यहां पे था आपके पास पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया? यहाँ पे नेगेटिव को कर लिया इंड्यूस। इस नेगेटिव ने यहाँ पे कर लिया पॉजिटिव को इंड्यूस, और इस पॉजिटिव ने वापस यहाँ कर लिया नेगेटिव को इंड्यूस। राइट? हमारे पास एक ऑलरेडी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? E0 था। क्या था? E0 था, बराबर। और मटेरियल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया। इसको आप बोलते हो ईपी। क्या बोलते हो? क्यों बोलते हो ईपी? क्योंकि दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ द चार्जेस। ईपी। यहां तक क्लियर? पक्का? अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात करोगे, उसको मैं डिनोट करूंगा लेट अस से ई नेट। ई नेट बोल देंगे या ई बोल देंगे, चलो ई बोल दो। व्हाट इज ई नेट? व्हाट इज ई? E0 माइनस ईपी। इट इज E0 माइनस ईपी। बट तुमको ये पता होना चाहिए दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 बाय के, वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब। ऐसा क्यों? 11th स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर और वैक्यूम? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय R स्क्वायर। नहीं, मैंने एयर वैक्यूम वाला बराबर है। इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक E0 के। लेकिन ये कौन था? इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो ये कौन था? E0 था। ये क्या गया? E0 बाय के। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन गया? E0 बाय, तो मैंने क्या लिखा फिर? E0 बाय के। मैं बीच के सारे स्टेप गायब कर सकता था, इसका कोई रिलेवेंस ही नहीं है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। सिर्फ पता होने के लिए कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। बाहर था E0, अंदर हो गया E0 माइनस ईपी, क्योंकि यहाँ पे एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है विच इज अपोजिंग द एक्सटर्नल। तो हमको तो यूज करना है E इक्वल टू E0 बाय के। 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 ये कहाँ है? स्लैब के अंदर है। स्लैब के बाहर कौन है? E0, क्योंकि बाहर एयर है। यहां तक क्लियर? तो
अप्रोच तो सेम है, अप्रोच सेम है. व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल नाउ बिटवीन द टू प्लेट्स? टोटल पोटेंशियल will be V0 plus V, let us say slab का VP. V0 is only the region where you have air. VP is where you have dielectric. E क्या था? V by D. E था V by D, तो V क्या है? ED. बराबर, ये ना था. तो ये चीजें ना बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं जो एट दिस स्टेज यू मस्ट नो नाउ. तुमको ये पता होगा तो डेरिवेशन विल बिकम सिंपल. तो V इक्वल टू V0 मतलब वेयर यू हैव एयर, E0 इंटू, गलत कर दी बात, D माइनस टी. मैंने इसलिए पहले ही पूछ लिया, बताओ कितने रीजन में सिर्फ एयर है, आपने बोला D माइनस टी प्लस VP. E, अरे E है अंदर, कौन है? E है, हाँ, लेकिन E कौन है? E0 बाई के, कितने थिकनेस के लिए? T के लिए. बराबर. तो इसमें से क्या कॉमन निकाल लोगे? E0 कॉमन निकाल लोगे, सही है, राइट. तो क्या बचेगा? D माइनस टी प्लस टी बाई के. बराबर है, करेक्ट है, नथिंग रॉन्ग, ऑल गुड, यस. बट व्हाट इज E0? V0 बाय E0 इज V0 बाय D. या तो ऐसा अप्रोच कर लो या तो यहीं से आ जाएगा. व्हाट इज E0 का और एक फॉर्मूला था, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि सब कुछ याद होना चाहिए. सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0. दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू कि यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर एवरीथिंग. तो V इक्वल टू, बताओ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0. अंदर क्या बचा? D माइनस टी. हाँ चलो ठीक है, मैं कॉमन निकाल रहा, लेकिन ठीक है, प्लस टी बाय, व्हाट इज सिग्मा? Q अपॉन 2a, है ना, सिर्फ Q, सिग्मा इज Q बाय A, तो D माइनस टी प्लस T बाय K. व्हाट इज कैपेसिटेंस? Q बाय V, तो Q बाय V, बाकी सब इधर. 2a एप्सिलॉन 0 D माइनस टी प्लस T बाय K इक्वल टू Q बाय V, दिस इज इक्वल टू C. हो गया. C इक्वल टू 2a एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस टी प्लस T बाय K. हो गया, डेरिवेशन खत्म. दैट इज व्हाट यू शुड गेट. यही है, यही है ना. इसके स्पेशल केसेस है. फिर क्या स्पेशल केस है कि इसने पूरा ही स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, डाइलेक्ट्रिक ने पूरा ही स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया. D इक्वल टू टी डाल के देखो, D इक्वल टू टी, ये हो जाएगा कैंसिल. T के अब लिखोगे D, K को लेके जाओगे ऊपर. हाँ ठीक है. 2 नहीं है ना, हाँ 2 नहीं है, 2 है ही नहीं, तो 2 कहाँ गया फिर? यस, ये 2 नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 2 भी नहीं है, और ये 2 भी नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में अंदर इट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, तो 2 नहीं है. वेरी गुड. तो फिर यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया कि कैपेसिटर ने पूरा ही स्पेस, सॉरी डाइलेक्ट्रिक ने पूरा ही स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, तो क्या आ जाएगा? ये तो हो जाएगा कैंसिल, मतलब ये दोनों तो गए गए. के गया ऊपर, टी की जगह पे आ गया डी, तो फिर के इंटू ए एप्सिलॉन 0 बाई डी, के इंटू C0. देखो क्या फर्क पड़ गया, पहले था C0, अभी तुमने अगर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया, स्लैब डाल दिया, इसका कांस्टेंट 5 है, तो 5 टाइम्स ऑफ C0, मतलब एयर में जितना कैपेसिटी था उसके 5 गुना बढ़ गया, राइट. तो विदाउट चेंजिंग प्लेट एरिया, without changing distance, you have increased the capacity only by putting some suitable dielectric. That is the idea here. अब एक लास्ट टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. और भी एक दो नाम है, तो ठीक है. हाफ CV स्क्वायर Q स्क्वायर बाय 2C, हाफ Q इंटू V, ऐसे 3 फॉर्मूला बनते हैं. एनर्जी स्टोर्ड
इन अ कैपेसिटर। अब आइडिया ये है कि सपोज मेरे पास एक कैपेसिटर है जो फुल्ली चार्ज है। क्या है ये कैपेसिटर? क्या है? फुल्ली चार्ज है। फुल्ली चार्ज के केस में यहाँ पे टोटल चार्ज होता है प्लस क्यू, यहाँ पे टोटल चार्ज होता है माइनस क्यू। और फुल्ली चार्ज कैपेसिटर के केस में C इक्वल टू क्यू बाय वी। वी मैंने कैपिटल लिखा है क्योंकि चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी बढ़ता है, इन शॉर्ट। तो अब इमेजिन, ये तो फुल्ली चार्ज है, लेकिन क्या हमेशा तुम फुल्ली चार्ज ही कैपेसिटर लाते हो? लाते भी होंगे तो तुम चार्जिंग तो करते होंगे ना, यूज करने के बाद करते होंगे ना। तो सपोज एक ऐसा स्टेज है विच इज इन बिटवीन जीरो चार्जिंग एंड फुल चार्जिंग। उस टाइम पे प्लेट पे चार्ज है Q। दिस इज इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन जीरो चार्जिंग 100%। आपके मोबाइल फोन में चार्ज करते थे 50% हुआ, 60% हुआ, वो स्टेज है। 50-60% वाला स्टेज है, 40% वाला स्टेज है, जीरो नहीं है और 100 नहीं है। दैट्स इट। तो चार्जिंग में क्या होता है? चार्ज आता रहता है, आता रहता है, और चार्ज आएगा, और चार्ज आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? DQ चार्ज। अपने आप आएगा? नहीं आएगा। क्यों? वर्क डन होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी था, तुम और पॉजिटिव ला रहे हो, तो वर्क हैज टू बी डन। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू, नहीं यूज करना, क्या कहाँ की डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तुम? दैट इज वाई टोल्ड यू ना, टॉपिक टू टॉपिक थोड़ा सा बी अवेयर। हमने W इक्वल टू Q इंटू वी लिखा था क्या पहले? हाँ, तो जब इंटरमीडिएट स्टेज था तो पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल v है, तो वर्क डन क्या आएगा? नहीं, DQV, द चार्ज दैट यू आर मूविंग इनटू V। बराबर, मैं इसलिए अभी तो लिखा चार्ज इन यूर मूविंग इनटू पोटेंशियल, आज ही तो किया ना। दैट इज व्हाई वेंट लिटिल स्लो। देखो ये सब आज ही किया है हमने, चार्ज यू आर मूविंग इनटू पोटेंशियल। नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कल ही खत्म कर सकते थे। आई हैव रिड्यूस द स्पीड बिकॉज आई नो देयर सम कंफ्यूजन ऑलवेज प्रेवलेंट हियर। ये है वर्क डन इन ब्रिंगिंग ओनली स्मॉल चार्ज DQ। व्हाट इज टोटल वर्क डन इन फुल्ली चार्जिंग कैपिटल इंटीग्रेशन? फुल्ली चार्जिंग जीरो चार्ज से कैपिटल Q तक, तो क्या लिखोगे? VDQ। बराबर, सही है, पक्का। देन आगे, मैंने इसलिए बोला थोड़ा सा, कैपेसिटी कभी चेंज नहीं होता है। चार्ज स्मॉल था तो V भी स्मॉल था, तो V क्या आ जाएगा? Q बाय C। तो V के पे क्या लिखोगे? Q बाय C। और V कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट बाहर निकालो बाबा, कांस्टेंट चार्जिंग हो रहा है, चार्जिंग हो तो पोटेंशियल भी चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है। तो दो वेरिएबल है, चार्ज भी और V भी, तो कैसे करोगे? नहीं कर सकते। आपका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कौन है? Q। तो हमको V नहीं चाहिए इधर, तो V की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? Q बाय C DQ। C कांस्टेंट है क्योंकि C, क्योंकि C डिपेंड करता है एरिया पे और डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। वो तो तुमने पहले ही कांस्टेंट करके रखा, तो वो क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आएगा। तो दिस इज टोटल वर्क डन 1/C आउटसाइड Q स्क्वायर बाय 2, Q स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q, अपर लिमिट माइनस, तो Q स्क्वायर बाय 2C। दिस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके तीन फॉर्म आते हैं, क्योंकि Q इज CV, Q इज CV। तो यहाँ पे लिखोगे C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, एक और एक हो गया कैंसिल, हाफ CV स्क्वायर। और एक और आता है हाफ QV, हाफ व्हाट? और देखो ना, व्हाट इज C, व्हाट इज C? Q बाय V। मैं यहाँ पे Q बाय V लिखता हूँ, यू ही था Q स्क्वायर बाय 2C, लेकिन C क्या है? Q बाय V। V गया ऊपर, कैंसिल और कैंसिल, तो क्या आ गया? हाफ QV। बराबर है, तीसरा फॉर्मूला ये है, सही है, नथिंग रॉन्ग, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर? पक्का? सो दैट इज द एंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।